जो सेल्स होता है डायरेक्टली बॉडी का निर्माण नहीं करता। बहुत सारे सेल्स यानी कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यू बनाता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो आर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे आर्गन मिलते हैं तो आपका बॉडी बनती है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होता है, कोशिकाएं किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की क्या पहचान होती है, तमाम प्रकार की जानकारी आज के क्लास में हम बोलेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कोशिका यानी कि सेल किसे कहा जाता है और इसकी खोज किसने किया। एक वैज्ञानिक का आप लोग नाम सुने होंगे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, क्योंकि 1665 ईस्वी में इन्होंने एक बोतल के कार्य के सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ते के समान एक कोष्ठ देखा, जिसे बोतल का कार्य, और इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने कोष्ठ देखा। वो कोष्ठ कैसा था तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि वो कोष्ठ इस प्रकार था। और इसे सेल नाम दिया गया। कौन? रॉबर्ट। क्योंकि कोशिका की जो परिभाषा होती है कि जीवधारियों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं, क्योंकि यह एक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का संलयन होता है जो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है, और उसमें जीवन के गुण पाए जाते हैं, जिनकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन आखिर वो कोशिका थी कौन? जीवित कोशिका थी कि मृत कोशिका? यह मृत कोशिका थी। मृत कोशिका, जीवित कोशिका नहीं थी। जीवित कोशिकाओं की खोज तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ये फर्स्ट वैज्ञानिक हो गए। सेकेंड वाला एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। और कब किया था? तो यह 1674 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका। अब दोनों समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, लेकिन सबसे पहले यह खोज किया, इसलिए फादर ऑफ सेल इज नोन एज रॉबर्ट हुक। सेल के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने कोशिकाओं का अध्ययन किया और बहुत विस्तृत अध्ययन किया, और जब इन्होंने अध्ययन किया तो एक शब्द निकल कर आया, साइटोलॉजी। क्योंकि इस शब्दों से पता चलता है कि साइटोलॉजी के द्वारा ही या साइटोलॉजी के अंतर्गत ही कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। साइटो मतलब होता है सेल, और सेल मतलब कोशिका होती है। लॉजी का मतलब हो जाता है
लोगस, और लोगस का मतलब होता है एस्ट्रल, यानी कि साइटोलॉजी में ही हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। अतः यह कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन मृत कोशिकाओं की खोज किया एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज की। और एक और वैज्ञानिक का नाम निकल कर आता है स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? तो सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर प्रश्न आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान, ये कब दिया था? तो 1839 ईस्वी में दिया था। और जब ये सिद्धांत दिए थे तो कौन से सिद्धांत दिए थे? आखिर उस सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु था वो क्या था? तो उस सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु था, नंबर 1 पर प्रत्येक जीव, चाहे वो प्लांट होता है, चाहे वो एनिमल होता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सभी जीव कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था कि कोशिका जीवधारियों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। और तीसरा सिद्धांत इन्होंने ये दिया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है, क्योंकि जो नई कोशिकाएं बनती हैं तो ऐसी नहीं बनती, पुरानी कोशिकाओं में डिवीजन होता है, और यह डिवीजन अधिक जंतुओं में, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, उन्हें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक कोशिकाएं जब टूटती हैं तो 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और 2 कोशिकाएं टूटती हैं तो 4 कोशिकाएं बनाती हैं। तो इस तरह से विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। जितनी पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो डेथ कर जाती हैं, और उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसीलिए इनका जो तीसरा सिद्धांत था यही था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। अब देखते हैं कि कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, कितने आकार की कोशिकाएं होती हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का आकार, अगर पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ना कि किसी सिंगल एनिमल की या सिंगल किसी प्लांट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका व्यास 170 सेंटीमीटर होता है। अब समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी होती है। यानी कि पृथ्वी पे मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो यह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जो कि 170 सेंटीमीटर व्यास की होती है। सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होता है माइकोप्लाज्मा। इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोन मीटर से 0.2 माइक्रोन मीटर होता है। माइकोप्लाज्मा
जो विश्व में सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है और जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन का होता है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग कांडा जो 170 सेंटीमीटर व्यास का होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ठीक, तो जो महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की बात कर रहे हैं कि जो महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं यह लगभग 120 माइक्रोन मीटर व्यास की होती है। दूसरी चीज कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो यह पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं यह सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका व्यास 3 से 5 माइक्रोन मीटर का होता है। दोनों में हम देखिए कि आखिर विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसका हम आकार लिख दिए। पुरुषों में या मानवों में सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं का अंडाणु होता है और मानवों में सबसे छोटी कोशिका पुरुषों का शुक्राणु होता है, ठीक, जिनका व्यास इतना इतना होता है। बात करते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है यह सबसे लंबी कोशिका होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है यानी कि लंबाई में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह सेरेबेलम ग्रेन्यूल्स होता है। तो ये रहा कोशिकाओं का आकार कि कोशिका कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। दूसरी चीज की अभी बड़ी और ये भी बड़ी दोनों की हम बात किए हैं, लेकिन बड़ा और लंबा में अंतर होता है। इन दोनों में बहुत कम अंतर होता है। आप लोग सुने होंगे कि नील नदी सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। तो लंबाई के आधार पर और एक जल के घनत्व के आधार पर उसी प्रकार जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका थी और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका थी, तो इन दोनों में मैंने डिफरेंट आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, आप लोगों को तो पहले बता दिया गया है कि नहीं, कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है या साइटोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन हमें पता है कि चाहे प्लांट की बॉडी होती हो चाहे एनिमल की बॉडी होती है, प्रत्येक लोगों की जो बॉडी होती है कहीं ना कहीं वो सेल्स की बनी होती है, कोशिका की बनी होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट शरीर तो बनता नहीं है, इसका एक स्टेप वाइज चलता रहता है। आइए हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है किस प्रकार बॉडी का निर्माण करती है। बॉडी डायरेक्ट थोड़ी बनता है, बॉडी के अंतर्गत तो बहुत सारी आर्गन होते हैं, सिस्टम होता है, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, तभी बॉडी का निर्माण करते हैं। जो सेल्स होता है डायरेक्टली बॉडी का निर्माण नहीं करता। बहुत सारे सेल्स यानी कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यू बनाता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो आर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे आर्गन मिलते हैं तो आपका बॉडी बनती है। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो किया था, अध्ययन भी किया, लेकिन वो अध्ययन किसमें किया पहले भी हम बताए हैं कि सेल यानी कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। और कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं वो
रॉबर्ट। अध्ययन तो यही किए थे, तो आखिर पिता कौन हुए? रॉबर्ट। बात करते हैं कि जब कोशिकाओं के समूह जब उत्तक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, तो इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में हमेशा उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, जिसकी खोज जेवियर बिचट ने किया था। जेवियर बिचट ने हिस्टोलॉजी यानी कि उत्तकों पर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इसका अध्ययन करने में। जब ये टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं, तो ऑर्गन का अध्ययन किसमें होता है? तो हमेशा एनाटॉमी में होता है, यानी कि इंटरनल रूप से आंतरिक जो प्रोसेस होता है उसमें जो स्टडी होता है वो ऑर्गन का होता है, और वो प्रतिक्रिया एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। जब ऑर्गन मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण करते हैं, और इस बॉडी का जो अध्ययन होता है हमेशा फिजियोलॉजी में होता है, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों की खोज हेरोफिलस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए ऑर्गन और बॉडी यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के जो पिता हैं वह हेरोफिलस होते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी। अब देखिए, एक मानव शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कोई 2, 4, 10 कोशिका से तो एक बॉडी का निर्माण होता नहीं है, उसमें तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं ना। तो लगभग एक मनुष्य का शरीर बनने में कितनी कोशिकाएं लगता है, कितनी कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक मनुष्य का शरीर बनने में लगभग 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कि एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 60 से लेकर 90 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे पूरी बॉडी बनी होती है। कोशिकाओं के प्रकार, आखिर कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो मेन रूप से जो कोशिकाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल को पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहा जाता है, और यूकैरियोटिक सेल को सुकेंद्रकीय कोशिका कहा जाता है। इनकी ये हिंदी थी, लेकिन अभी हमने आप लोगों को बताया कि इस पूरे संसार में केवल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दो ही ऐसी बॉडी होती है, और एक आर्किया होती है। ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्किया, यही ऐसी बॉडी होती है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है। नहीं तो समझ लीजिए कि इनको छोड़कर विश्व में जितनी बॉडी पाई जाती है, प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, वो आपका यूकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है। अब दोनों की पहचान क्या है कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? तो मेन रूप से दोनों की ये पहचान होती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियाइड पाया जाता है, जो कि डीएनए का बना होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके स्थान पर न्यूक्लियाइड पाया जाता है, जो कि डीएनए का बना होता है, और ये बहुत लंबी संरचना होती है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं
ये भी पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स में आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल्स, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कोशिकाएं, और कोशिकाएं का मतलब होता है कोशिकाओं का अंग, जिससे यह कोशिकाएं बनी होती हैं। कोशिकाओं के जो पार्ट होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और तीसरा होता है न्यूक्लियस, जो कि केंद्रक होता है। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी छोर पर होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। जैसे आप लोगों का एक चित्र में बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका साइटोप्लाज्म, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसी झिल्ली होती है जो कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाती है और कोशिकाओं की रक्षा करती है। ठीक, ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाती है। उसके अंदर वाला जो भाग होता है वह साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म की भी एक लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आंतरिक दीवारों पर पाई जाती है, और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब इसके अंतर्गत पूरी तरह से साइटोप्लाज्म भरा होता है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, यानी कि जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है ये इसी में पाया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वह सेल ऑर्गेनेल्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और कोशिकाओं के जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सबको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है, और कार्य करने के लिए संचालित करने का काम न्यूक्लियस का होता है। इसके अंतर्गत एक डीएनए का निर्माण होता है, और जो क्रोमोसोम की संरचना बनती है वो न्यूक्लियस के ही अंतर्गत बनती है। ठीक, अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, यह सेल मेम्ब्रेन आपका एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं। यूकैरियोटिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एनिमल सेल के रूप में हो जाते हैं और एक प्लांट सेल के रूप में होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, क्योंकि जो एनिमल का सेल होता है बहुत लचीला होता है, नर्म होता है, और जो प्लांट का सेल होता है बहुत कठोर होता है। तो लचीले सेल के लिए मेम्ब्रेन भी लचीले होने चाहिए, कोई कठोर की उतनी आवश्यकता तो होती नहीं है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के ऑर्गेन्स या जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, इसीलिए उसमें जो भित्ति होती है वो बहुत कठोर होती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल कैसा होता है? तो ये मेम्ब्रेन वाली पार्ट होती है ना, तो इसी पे कुछ मोटा आकार का ये पार्ट होता है, ऐसे। ठीक, ये आपका सेल वॉल हो जाता है।
अब सेल वॉल के अंतर्गत 3 लेयर होती है। बाहरी जो छोर होता है सेल वॉल कहलाता है, जो मध्य वाला छोर होता है वह मिडिल लेमला कहलाता है, और जो आंतरिक छोर होता है वह इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। तो इतने ये पार्ट रहे कि कौन सी पार्ट किसमें होती है, कैसे काम करती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। कोशिका के अगले पार्ट को हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।